हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 12 होगा। ये लेक्चर 12 है। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे बोरबरी का परमाणु मॉडल, यानी बोर एटम मॉडल। बोर एटम मॉडल क्या था, एक बात हम पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, पसंद आए तो लाइक भी करें और स्टूडेंटों को बताएं। और एक रिक्वेस्ट है आपसे और एक निवेदन भी है, अगर हाथरस शहर में आपको कोचिंग चाहिए केमिस्ट्री से रिलेटिव किसी भी क्लास की एमएससी तक, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन के लिए तो आप कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक बात मैं कहूँ आपसे, देखिए मैंने कुछ बोर्ड पे मेंशन कर रखा है, तो आप सबसे पहले तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि और साफ साफ क्लियर आ रहा हो। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि परमाणु मॉडल था क्या, व्हाट इज दिस परमाणु मॉडल। मैं बताऊँ, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद जो मॉडल आया वो नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल था, जो 1913 में दिया गया था। इस मॉडल में क्या था, जो रदरफोर्ड के मॉडल थे उसके कुछ एक्सेप्शन थे, उसके कुछ दोषेस थे, यानी उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको नील्स बोर ने दूर कर दिया। बट नील्स बोर का भी मॉडल ये कंपेटेबल नहीं हुआ, उसके बाद भी और मॉडल आए, तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसको अब मैं डिटेल में डिफाइन करता हूँ। तो देखिए, जो नील्स बोर का जो मॉडल था, नील्स बोर बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल की जो रिसर्च हुई थी वो कब हुई थी, 1913 में हुई थी। ओके, इसकी रिसर्च करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो नील्स बोर थे, उनका नाम क्या था, नील्स बोर था। इन्होंने रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें जो कमियां थी उनको दूर की। जो रदरफोर्ड मॉडल था इसमें कुछ कमी थी, क्या थी, कमी थी, इनको दूर किया। और ये रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थी वो किस मॉडल से इन्होंने दूर किया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के द्वारा। किसके द्वारा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के द्वारा दूर किया। प्लैंक क्वांटम थ्योरी से रदरफोर्ड के जो दोस्त थे उनको दूर किया। कब किया, 1913 ईस्वी में। तो इसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, सॉरी इसी को हम क्या बोलते हैं, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इसकी खास कंडीशन थी कि इन्होंने किस पर्पस पे दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सी बात, यानी डेनियस फिजिशियन नील्स बोर 1913 explain the limitation of Rutherford atomic model and proposal a new atomic model which used Planck quantum theory. A associates of Bohr's atomic model are given below। यानी नील्स बोर का जो मॉडल था उसकी बहुत सारी उसने बातें बताई, वो बातें हम डिस्कस करेंगे। अब हम हिंदी में बात करते हैं। ये जो वीडियो में मैं जो भी 12th क्लास BSc ये जो भी क्लास पढ़ाऊँगा वो दोनों लैंग्वेज में होगी, मेरी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी होगी। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी डेनियस भौतिक शास्त्री नील्स बोर ने 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभ के मॉडल के दोषों की व्याख्या करते हुए प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपने परमाणु मॉडल को दिया और उनकी निम्नलिखित अवकल्पनाएं थीं, एसुम्पशंस थे, वो इस प्रकार है। सबसे पहला उनका पॉइंट था, ये बात होगी यानी जो बोर का परमाणु मॉडल था वो कब आया, 1913 ईस्वी में आया। रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उनको दूर किया गया, और उनको दूर किसके द्वारा किया गया, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के द्वारा, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत की थ्योरी के द्वारा दूर किया गया। अब उसकी जो विशेषताएं थी उस पर हम डिस्कस करते हैं। जो एटॉमिक बोर मॉडल था उसकी जो सबसे पहली जो कंडीशन थी, एक बात बता दें
हमारे पास कोई भी एक ये न्यूक्लियस है और ये इसकी सेल है। ये क्या है? ये सेल है। अब क्या हुआ, ये न्यूक्लियस है जिसको हम नाभिक बोलते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये नाभिक है। ये क्या है? नाभिक। और नाभिक की जो सेल्स होती है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्विंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। सबसे पहली बात जो थी, अब ये हमने कोई एक सेल बनाई, ये भाई वाईफाई का साइन नहीं है, ये हमारी के सेल LMNOP। ओके, तो ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है यानी नाभिक है। और यहाँ सेल्स मूव करते हैं। सबसे पहली जो उसकी इम्पोर्टेंट बात थी, उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन सेल्स में मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? रिवॉल्विंग होती है। क्या होती है? रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में। कैसे घूमता है? सर्कुलेशन फॉर्म में घूमता है। और वो जो है एकदम फिक्स सर्कुलेशन, यानी एक सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस along certain सर्कुलेशन पथ। सिंपल सी बात। यहाँ से पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, उसने नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं निश्चित वृत्ताकार मार्ग में। यानी ये क्या है? एक सर्किल है, तो ये क्या बोलेंगे? इसे वृत्ताकार मार्ग बोलेंगे। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात थी, उसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। बंद यानी देख लीजिए, ये जो सेल्स है वो कैसी है? क्लोज्ड है, बंद श्रृंखला में घूमते हैं। इन एटम्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, यानी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड, यानी और जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, वो जो इसका सर्किल है वो कैसा है? क्लोज्ड है। वो कैसा है? क्लोज्ड सर्कुलेन डेफिनेट पथ एज ऑर्बिटल्स, यानी ये एक डेफिनेट। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन द रिवॉल्विंग ऑफ न्यूक्लियस अलोंग द सर्टेन सर्कुलेशन पथ, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में घूमते हैं। और जो वृत्तीय मार्ग होता है वो कैसा होता है? ये जो है, ये जो इसका पथ है, ये कैसा है? क्लोज्ड। ये क्लोज्ड है। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमेंगे रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, यानी सबसे पहला पॉइंट है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। पहला पॉइंट, ये पहला फैक्ट कंप्लीट होता है उसका। अब हम दूसरे फैक्ट की बात करते हैं। उसका जो दूसरा फैक्ट था वो क्या था, इस पर डिस्कस करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात समझनी है और नोट करना है। अब तक इसके 11 लेक्चर कंप्लीट हो गए, 12 लेक्चर है हमारा। अब हम सेकंड बात करें, बहुत सिंपल सी बात है। हम सेकंड बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से ये कंडीशन अप्लाई हुई। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास भाई, ये न्यूक्लियस है और ये इसकी सेल्स हैं। आपने देखा है इसको कहीं? मोबाइल में देखना, ये दैट इज वाईफाई साइन, बट ये वाईफाई साइन नहीं है। ये हमारे पास एक सेल है, ये पहली सेल, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6, और ये हमारी 7th सेल है। ओके, इन सेलों को हम और भी किसी नाम से डिनोट कर सकते हैं। ये सेल का नाम KLMNOP भी हो सकता है। एक बात बता दें हम, न्यूक्लियस से लेकर किसी भी सेल, फर्स्ट सेल की जो रेडियस होगी वो फिक्स होगी। इसकी जो रेडियस है वो क्या है? फिक्स्ड है, निश्चित है। यानी इसकी रेडियस और इलेक्ट्रॉन घूमने की जो कंडीशन वो फिक्स है। अब इलेक्ट्रॉन घूमता कैसे है, इसी बात पे हम डिस्कस करते हैं। यानी हमें सबसे पहले पॉइंट में बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है और निश्चित क्लोज चेन में घूमता है। तो वही बात, यानी नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाओं में, अनेक वृत्तीय कक्षा, अनेक यानी राउंड बने हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी अनेक राउंड बने हुए हैं, बहुत सारे राउंड बने हुए हैं। यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्तीय मार्ग में घूमता है।
परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनका कोणीय संवेग क्या होता है, h/2 का मल्टीप्लाई गुणांक होता है। यानी देयर आर several orbital, however electron revolving only in those orbital whose the angular momentum in integrals multiply h/2 यानी इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिटलों में घूमता है, इलेक्ट्रॉन केवल यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जो मूव्ड करता है वो केवल उन्हीं सेलों में करता है या उन्हीं ऑर्बिटल में करता है, ऑर्बिटल में करता है जिनका एंगुलर मूवमेंट यानी कोणीय संवेग, कोणीय संवेग एंगुलर मूवमेंट एंगुलर में मूवमेंट किसका मल्टीप्लाई होता है, h/2 का। किसका होता है, h/2। एंगुलर मूवमेंट अगर h/2 का मल्टीप्लाई हुआ तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, अगर इसका मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इसका गुणांक नहीं हुआ, साफ साफ इसने कह दिया है नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। ओके, यानी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मूवमेंट किसका, वास्तविक रियल एंगुलर मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करिए। ये होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mb/r = nh/2। अब यहाँ हम वैल्यू की बात करें, भाई पहली सेल के लिए क्या होगा एंगुलर मूवमेंट, दूसरी सेल के लिए क्या होगा एंगुलर मूवमेंट, तीसरी सेल के लिए एंगुलर मूवमेंट क्या होगा। ये क्या है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, रेडियस। पहली सेल दूसरी सेल जो भी है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट सेल के लिए बात करते हैं एंगुलर ऑफ मूवमेंट की। तो देखिए अगर फर्स्ट सेल के लिए तो n = 1 होगा, n = 1, तो n = 1 लगाते हो तो 1h/2। तो इस सेल का जो एंगुलर मूवमेंट है वो क्या है, h/2। ओके, अगर n = 2 यूज़ करते हो आप, n = 2 यूज़ करते हो तो एंगुलर मूवमेंट जो होगा वो होगा भाई, फॉर्मूला है हमारे पास nh/2, n की वैल्यू 2, 2h/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो h/π। दूसरी सेल का जो एंगुलर मूवमेंट है वो है h/π। अगर हम तीसरी सेल के लिए बात करें तो फॉर्मूला क्या है, nh/2। तो n की वैल्यू कितनी, 3h/2। ओके, तो तीसरी सेल का जो एंगुलर मूवमेंट है वो कितना होगा, कोणीय संवेग जो है वो 3h/2 होगा। अगर हम चौथी सेल की बात करें तो आएगा 2h/π। पांचवी सेल की बात करें तो होगा 5h/2। ओके, इस तरीके से हम उसके अलग अलग सेलों के लिए अलग अलग कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप इसका भी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमें पार्ट हैं और ये हमें समझने हैं पॉइंट टू पॉइंट। अब मैं एक बात बता दूं, इन सभी की एनर्जी भी फिक्स होती है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां h क्या है, एक प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻34 आर्क होती है। यानी जो h है उसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻34 होती है। ओके, जिसे हम प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ओके, अभी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। इस पे बहुत सारी बातें हैं। अगर रियल में हमें पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन केवल मूव उसी में करेंगे जिसका एंगुलर मूवमेंट कितना होना चाहिए, h/2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एंगुलर मूवमेंट, हम पहले ही बता चुके हैं, इसका मल्टीप्लाई होगा। m क्या है, अब हमारा पूरा जो कन्फिग्रेशन हुआ वो ये हुआ
यानी एंगुलर मूवमेंट एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होगा। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर क्या है, एटॉमिक रेडियस, एम क्या है, मास, वी क्या है, वेलोसिटी, आर क्या है, रेडियस, वही एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, वही एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ये है। ये पहली बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। देखो पहला पॉइंट दोबारा बता दूं मैं, इलेक्ट्रॉन केवल मूविंग उन इलेक्ट्रॉन वृत्तीय यानी अराउंड द न्यूक्लियस घूमता है और वो जो सेल होती है वो क्लोज होती है। ओके, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सेलों में घूमेगा अकॉर्डिंग टू नील्स बोर जिनका कोणीय संवेग h/2 का मल्टीप्लाई हो। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ एक बात करूँगा एनर्जी निश्चित सेल्स की, ऑर्बिटल्स की। ये बात पता चल गई हमारी, यहाँ हमारे इस सेल्स में न्यूक्लियस में सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, एनर्जी भी फिक्स होगी। अब हम बात करते हैं निश्चित कक्षाओं की, यानी यहाँ एक बात कही गई है, प्रत्येक कक्षा का एक नियत ऊर्जा स्तर होता है। इन कक्षाओं को हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और उनकी ऊर्जा स्तर होती है, जिनके कारण इन कक्षाओं को हम स्थायी कक्षा भी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, द एडिशनरी अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन द एसोसिएट विद ईच ऑर्बिटल। 10 यानी जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या है, एनर्जी लेवल है। अब एक बात बता दें हम आपको, एक सिंपल सी बात है, यानी इस सेल की जो एनर्जी है वो E1 हुई, इसकी जो है E2 हुई, इसकी जो है E3 हुई, इसकी जो है E4, E5, E6 और E7 एनर्जी लेवल है। अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में कब जाता है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, क्या हुई, अगर इसे थोड़ी सी हमने कम यानी बहुत कम एनर्जी दे दी, इसको गिवन एनर्जी, इसको हमने ऊर्जा दी, टेक ऊर्जा, इसने ऊर्जा ली। अब ये ऊर्जा लेने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस सेल में नहीं रुकेगा, ये हो सकता है सेकंड सेल में हो सकता है लास्ट सेल में हो सकता है ये इन्फिनिटिव सेल में चला जाए। कहाँ पहुँच जाए, इन्फिनिटिव सेल में चला जाए। तो ये क्या है, एनर्जी लेवल है। अगर इसकी एनर्जी लेवल का डिफरेंट जो निकालना होगा डेल्टा ई, वो होगा E1 माइनस E2। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकेगा, इस सेल में ये इलेक्ट्रॉन नहीं रुकेगा, क्योंकि ये एनर्जी को रिलीज करेगा और पुनः जैसा भिखारी था उसी फॉर्म में ये वापस आ जाएगा। जब ये वापस आएगा तो इसकी कंडीशन क्या होगी जरा समझिए। ये सेल्स हैं, ओके, तो जी वो ये KLMNOPQR ये सेल्स हैं। ये पहली सेल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और ये इन्फिनिटिव। ओके, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैक मार रहा है, वापस इसी सेल में आएगा, क्योंकि जिस सेल में था उसी सेल में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस इन्फिनिटिव सेल में गया। जब गया तब वो एक्साइटेड स्टेट में था। ये कौन सी स्टेटमेंट था, एक्साइटेड स्टेट, यानी उत्तेजित अवस्था में था। ऐसा मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बताया था। ये उत्तेजित अवस्था में था। उत्तेजित अवस्था में जो रहने की टाइमिंग थी वो थी 10⁻⁶ -6 to 10⁻⁻8 सेकेंड। अब इतनी सेकंड के बाद ये इलेक्ट्रॉन अगेन वापस आता है। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो एनर्जी लेवल कुछ अलग होगा। वो एनर्जी जो डिफरेंट होगा वो ये होगा, डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। ये एनर्जी लेवल है इसकी। ओके, आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट को मेंटेन करते हैं।